and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. बिहार में मखाना बोर्ड की बात करें तो वो इसके साथ जुड़ेगा। ये उनके लिए एक विशेष मौका होगा। बिहार के लोगों को एक खास मौका होगा। राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी ताकि जो इसमें मार्केटिंग हो सकेगी, इसकी उपज बढ़ सकेगी और जो लोग हैं इसमें इसके उत्पादन से जुड़े हुए हैं उनको एफपीओ से जोड़ा जाएगा और बोर्ड उनकी मदद करेगा। मखाना के किसानों की मदद की जाएगी और इसके साथ साथ उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उसका फायदा मिले ये सुनिश्चित किया जाएगा। राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा एक बीजों को लेकर के जिसका पहला लक्ष्य है। हम चाहेंगे कि इसमें जो ऐसे बीज हों जो कि ज्यादा से ज्यादा उत्पाद दे सकें और साथ ही साथ इसमें लचीलापन हो और ये इसके अलावा जो व्यावसायिक उपलब्धता है वो भी हो सके। 2024 के जुलाई में हमने जो ऐलान किया था उस पर हम आगे बढ़ेंगे। भारत की अगर बात की जाए तो मछली के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। सी फूड का जो निर्यात है वो 60,000 करोड़ के करीब है और हम चाहते हैं कि इसमें जो विकास की संभावनाएं हैं मरीन सेक्टर में हम एक ऐसा ढांचा लाना चाहते हैं जिससे कि मछली पालन जो है वो काफी बेहतर तरीके हो सके, टिकाऊ हो सके और भारत के हिसाब से एक खास ऐसे जोन बनाए जाएंगे जहां पर इस तरह का उत्पादन हो सकेगा। अंडमान निकोबार इसमें प्रमुख तौर पर हमारे केंद्र में रहेगा और तमाम जो प्रमुख इसमें आइलैंड्स हैं वो इसमें हमारे साथ शामिल होंगे और जो पानी से फायदा उठाने वाले किसान हैं, कॉटन के किसानों की अगर बात की जाए, कपास किसानों की बात की जाए तो हम इसमें उत्पादकता बढ़ाएंगे और जो कॉटन फार्मिंग है यानी कपास की खेती है वो टिकाऊ हो सकेगी और हम जो इसमें विकल्प हैं वो बेहतर करेंगे। विज्ञान और तकनीक का हम इसमें पूरा इस्तेमाल करेंगे और किसानों को इसकी मदद मिलेगी। हम एक समेकित 5F विजन करना चाहते हैं। हमारी योजना है इसमें किसानों को फायदा मिलेगा और साथ साथ उनको
उच्च स्तरीय कपास की सप्लाई हो पाएगी, ताकि भारत का जो टेक्सटाइल क्षेत्र है जो कि परंपरागत तौर पर काफी अच्छा रहा है उसको मदद मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लघु अवधि के कर्ज मिलेंगे और इसमें 7 करोड़ से ज्यादा किसानों और डेयरी फार्म किसानों को फायदा मिलेगा। और इसमें जो लोन की सीमा होगी वो सबवेंशन यानी अनुदान की जो सीमा होगी वो अब बढ़ाई जा रही है। 3 लाख से बढ़ाकर इसको 5 लाख कर्ज की सीमा को किया जा रहा है। और केसीसी के जरिए किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम है इसके तहत लोन को बढ़ाया जा रहा है। यूरिया प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, उत्पादन में हम आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहते हैं और हमारी सरकार ने 3 पुराने जो पूर्वी क्षेत्र में जो पुराने प्लांट पड़े हुए थे उनको हम शुरू कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो सप्लाई है वो बेहतर हो सके। 12.7 लाख मीट्रिक टन की हमारी योजना है और नामरूप में असम में इसकी स्थापना की जा रही है। भारत पोस्ट, इंडिया पोस्ट 1.5 लाख जो ग्रामीण पोस्ट ऑफिस है, इंडिया पोस्ट पे बैंक इसका अनुपूरक है और इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है और इसमें लाखों डाक सेवक जुड़े हुए हैं। इसका पुनर्गठन किया जाएगा ताकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वहां पर अच्छे तरीके से काम हो सके। इसकी एनेक्सर सी में विस्तार से जानकारी दी गई है। इंडिया पोस्ट के जरिए इसका परिवर्तन किया जाएगा और हम चाहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आवागमन को ले जाने के लिए यानी लॉजिस्टिक के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सके। विश्वकर्माओं को फायदा होगा, नए उद्यमी महिलाओं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी इसमें हेल्प वाले संगठन है उनको फायदा मिलेगा। इसके अलावा एनसीडीसी की बात की जाए तो इसके साथ हम जुड़ेंगे और ताकि जो कर्ज देने की व्यवस्था है वो बेहतर हो सकेगी और कोऑपरेटिव सेक्टर को भी जोड़ा जाएगा। एमएसएमई यानी सूक्ष्म और लघु मध्यम जो उद्योग है वो हमारा दूसरा इंजन है। हम उनकी बात अगर करें तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण की बात है, सर्विसेज यानी सेवा क्षेत्र है। 5.7 करोड़ जो एमएसएमई है वो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। अभी 1 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं और जहां 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है और इसमें हमारे विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का 25% अभी शामिल होता है। मैं दूसरे इंजन के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ओर बढ़ती हूं, जिनसे 5.7 करोड़ एमएसएमई पर ध्यान के साथ विनिर्माण और सेवाएं शामिल हैं। एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन, वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और हमारे विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के प्रयास कर रहे हैं। ये एमएसएमई अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादकों के साथ हमारे निर्यात में 45% योगदान कर रहे हैं। एमएसएमई को अधिक व्यापक पैमाने पर दक्षता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच की सुविधा पाने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से सभी एमएसएमई के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें बड़े उद्यम बनने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का आत्मविश्वास प्राप्त होगा। विवरण अनुलग्न घ में दिया गया है। गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। दूसरा, स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा और उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ तक के सावधि ऋण। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड। हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष। स्टार्टअप के लिए वैश्विक निवेश निधियों AIF को 91,000 करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
इन्हें 10,000 करोड़ के सरकारी अंशदान से स्थापित निधियों के कोष की सहायता प्राप्त है। अब विस्तारित कार्यक्षेत्र और 10,000 करोड़ के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी। पहली बार उद्यमों के लिए नई योजना 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का सावधि ऋण उपलब्ध होगा। इस योजना में सफल स्टैंड अप इंडिया स्कीम से प्राप्त अनुभवों को शामिल किया जाएगा। उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशलों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। श्रम सघन क्षेत्रों के लिए उपाय। श्रम सघन क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार विशिष्ट नीतिगत और सहायक उपाय करेगी। भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने हेतु फोकस उत्पाद स्कीम कार्यान्वित की जाएगी। इस स्कीम में लेदर, फुटवियर और उत्पादों के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले गुणवत्तापूर्ण फुटवियर के उत्पादन हेतु आवश्यक डिजाइन क्षमता, घटक विनिर्माण और मशीनों के लिए सहायता दी जाएगी। इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है। खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय। राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के आधार पर हम भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित करेंगे। इस योजना में क्लस्टरों, कौशलों और ऐसे विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास पर जोर दिया जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे अनूठे, नवीन और पर्यावरण अनुकूल खिलौने मिलेंगे जो मेड इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। पूर्वोदय में हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हम बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेंगे। इस संस्थान से पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों को पुरजोर बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप एक, किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी और 2, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। विनिर्माण मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। हमारी सरकार केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के नीतिगत सहायता, उत्पादन कार्य योजनाओं, शासन और निगरानी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराकर मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेगी। इसका विवरण अनुलग्नक अंग में दिया गया है। और यह जो जलवायु विकास की प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए मिशन स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को भी सहायता प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्यवर्धन में पर्याप्त सुधार करना, सोलर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटरों, कंट्रोलरों, इलेक्ट्रोलाइजरों, विंड टर्बाइनों, अत्यधिक वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्किल बैटरियों का हमारा इकोसिस्टम तैयार करना होगा। तीसरे इंजन के रूप में निवेश। अब मैं तीसरे इंजन के रूप में निवेश की ओर बढ़ती हूँ, जिसमें लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश शामिल है। Will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government. 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना अगले 5 साल में सरकारी स्कूलों में की जाएगी। इसका मकसद जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देना है और छात्रों के बीच जो वैज्ञानिक सोच है उसको आगे बढ़ा देना है। इसके अलावा जो सरकारी स्कूल है वहां ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी को हम बढ़ाएंगे। जितने भी सरकारी सेकेंडरी स्कूल हैं वहां पर ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में
यहाँ ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की अगर हम बात की जाए तो हमारा आगे ये कार्यक्रम है कि हम इसको लागू करेंगे ताकि तो भारत की जितने भी भाषाएं हैं उनको हम अलग अलग स्कूलों और हायर एजुकेशन में उपलब्ध कराएंगे ताकि हमारे जो छात्र हैं वो अपनी भाषा और अपने जो विषय हैं उसको अच्छी तरह से समझ पाएं। इसके अलावा हम स्किलिंग के लिए यानी कौशल विकास के लिए हम एक योजना लाएंगे। 2024 में हमने ये योजना लाई थी। 5 उत्कृष्टता केंद्र यानी स्किलिंग सेंटर हम स्थापित किए जाएंगे और इसमें जो वैश्विक स्तर है उसको हम यहाँ पर हासिल करना चाहेंगे ताकि हमारे जो युवा हैं उनको फायदा मिले, ताकि हमारे जो युवा हैं वो पूरी दुनिया के लिए निर्माण कर सके। और इसका जो करिकुलम होता है वो हम जल्दी ही इसको डिसाइड करेंगे और इसको लेकर के एक फ्रेमवर्क यानी ढांचा बनाया जाएगा। और जो IIT है उसकी क्षमता को हम बढ़ाना चाहते हैं। अगर अभी बात की जाए तो 23 IIT में जो अभी कुल छात्रों की संख्या है वो 100% बढ़ी है। ये पहले 65,000 हुआ करती थी लेकिन अब ये 1,35,000 बढ़ चुकी है। पिछले 10 सालों में ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा जो अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ढांचा है वो बनाया जाएगा इन 5 IITs में। 2014 के बाद जो IIT शुरू किए गए हैं वहां पर छात्रों के लिए जो हजारों छात्र हैं उनके लिए सुविधा बढ़ेगी। यहाँ हॉस्टल और दूसरी जो सुविधाएं वो बेहतर की जाएगी और IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता के केंद्र जो होते हैं उनकी अगर हम बात करें, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस AI के क्षेत्र में हम जो पढ़ाई तो होती है उसको लेकर के हमने पहले ऐलान किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के 3 जगह हमने ऐलान किया है जिसमें कि कृषि, स्वास्थ्य और सस्टेनेबल सिटी यानी टिकाऊ शहर के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की जाएगी। और हम अब शिक्षा के लिए जो इस इंस्टीट्यूशन है उसकी स्थापना 5,500 करोड़ की लागत से की जाएगी। जो मेडिकल की पढ़ाई है उसका विस्तार किया जाएगा। हमने 1.1 लाख को अंडर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं उसका हमने विस्तार किया है। लगभग 130% की यह बढ़ोतरी है और हम 10,000 और भी सीट बढ़ाएंगे मेडिकल कॉलेजेस में। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में ये बढ़ाया जाएगा। इसका मकसद 75,000 सीट हम अगले 5 साल में बढ़ाना चाहते हैं। कैंसर सेंटर की अगर बात की जाए तो हर जिले के अस्पताल जो है वहां पर हम इसकी स्थापना करना चाहते हैं। हम इसके लिए सरकार की ओर से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हम देखिए कैंसर अस्पतालों की स्थापना हर जिले के अस्पताल में करना चाहते हैं और इसके लिए 3 साल में ये स्थापित कर लिए जाएंगे। 200 जो सेंटर है वो 2025-26 में ही स्थापित कर दिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि जो शहरी रोजगार योजना है उसको मजबूत करें। हमारी सरकार की हम लगातार जोर रहा है कि हम जो है जो शहरी गरीब हैं उनको हम मदद करें। हम चाहते हैं कि उनको हम आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि उनकी आय बढ़े, उनकी जो कमाई है, उनका जो रोजगार है वो टिकाऊ हो। PM स्वनिधि स्कीम को हमने लागू किया था और इससे 68 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स यानी जो सड़क पर दुकान लगाने वाले लोग हैं उनको फायदा होता है। और इस सफलता को हम आगे बढ़ाते हुए इस स्कीम को और बढ़ाया जाएगा। इसमें हम जो कर्ज की सीमा है उसको बढ़ाएंगे। UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड जो है उससे हम बढ़ाएंगे जिसमें 30,000 की सीमा होगी। और इसके अलावा हम जो क्षमता बढ़ाने के लिए भी हम मदद करेंगे। सामाजिक सुरक्षा की जो स्कीम्स हैं, सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स जिसको गिग वर्कर भी कहा जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले वो बहुत ही कारगर काम कर रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत मदद कर रहे हैं। और उनके योगदान को हम स्वीकार करते हुए हम चाहते हैं कि हम उनके जो आइडेंटिटी कार्ड हम उनको देंगे और ई-श्रम पोर्टल पर उनको रजिस्टर करेंगे। इससे उनको PM जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य उनको सुविधाएं मिल पाएंगी और इससे लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर जो हमारे और आपके घरों में सामान पहुंचाते हैं उनको फायदा मिलेगा। Investing in the economy
अर्थव्यवस्था में निवेश की अगर हम बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, और सभी मंत्रालयों से जुड़े हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे, उनको पीपीपी मोड में हम जोड़ेंगे। राज्यों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा ऐसा ही करने के लिए, और वो अगर चाहें तो वो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फंड से आप सपोर्ट ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं पीपीपी के प्रपोजल्स के लिए। राज्यों के लिए जो ढांचा के लिए हम जो सपोर्ट करेंगे 1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया जा रहा है। ये अगले 50 साल के लिए बिना किसी ब्याज के कर्ज दिया जाएगा, और जो सुधार हैं उनको लागू किया जाएगा। हमने पहले जो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान किया था उस पर हम आगे बढ़ाएंगे उस कदम को, और हम दूसरा प्लान अब लाएंगे। और इसका मकसद ये है कि जो लोगों का ढांचा है उस पर वो पूंजी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए नियामक और जो भी वित्तीय कदम है वो उठाए जाएंगे ताकि इसको सहायता दी जा सके। जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो 2019 से 15 करोड़ घरों को, इसमें लगभग 80% जो ग्रामीण आबादी है वो यहाँ आ जाती है, उसको जल की आपूर्ति की गई है, और हमारा लक्ष्य 100% लोगों तक ये पानी पहुंचाना है। हम इसको बेहतर करना चाहते हैं और 2028 तक इसे हम बढ़ा रहे हैं, और हम इसमें कुल आवंटन को भी बढ़ा रहे हैं। मिशन का जो फोकस है वो अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो ढांचा है उसको बेहतर करने पर होगा, और जो ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई पाइप के जरिए हो सके ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग राज्यों के साथ साइन किया जाएगा, जो केंद्रीकृत राज्य हैं उनके साथ भी किया जाएगा, और हम इसमें नागरिकों को पानी की सप्लाई सही तरीके से करना चाहते हैं। अगर शहरी क्षेत्रों के सुधार की बात की जाए तो 2024 के जुलाई में हमने जो प्रस्ताव दिए थे इसमें म्युनिसिपल जो सेवाएं हैं और जो शहरी जमीन है उसको भी हम मुनाफा देना चाहते हैं, और शहरी चैलेंज फंड भी स्थापित किया जाएगा। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए अर्बन चैनल फंड में आवंटित किए जा रहे हैं ताकि जो शहर हैं उनको विकास के रास्ते पर ले जा सके, और वहां पर उनको पानी और जो दूसरी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा सके। ये जो फंड होगा ये जो बैंक के द्वारा फंड किए जाने वाले प्रोजेक्ट होंगे उसको कवर करेगा। इसके अलावा बॉन्ड, बैंक लोन और पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए भी वित्त पोषण यानी फाइनेंस किया जाएगा। 2025-26 में इसके लिए हमने प्रस्ताव दिया है। अगर ऊर्जा क्षेत्र के सुधारों की बात की जाए तो हम जो बिजली की सप्लाई की जाती है उसके सुधारों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि क्षमता बढ़ाई जा सके, और इससे जो बिजली कंपनियां हैं उनकी वित्तीय स्थिति सुधरेगी। इसके अलावा 0.5% जो अतिरिक्त कर्ज है वो राज्य ले सकेंगे, और इन सुधारों को लागू करने पर ये कर्ज मिल सकेगा। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन अगर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की बात की जाए तो विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है, और 100 गीगावाट के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को हम विकसित करेंगे, और हमारी जो ऊर्जा को लेकर के जरूरतें हैं इसके लिए बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र के साथ हम इसमें साझेदारी करें, और हम चाहते हैं कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है ये भी इसे लागू किया जाएगा। एक नाभिकीय ऊर्जा मिशन को स्थापित किया जाएगा जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट किए जा सकेंगे। इसमें छोटे रिएक्टर्स का इस्तेमाल हो सकेगा। हम चाहते हैं कि 5 स्वदेशी छोटे जो रिएक्टर हैं उनको स्थापित किया जाए, और 2033 तक इनकी स्थापना की जा सके। शिप बिल्डिंग, इसके अलावा हम पोत निर्माण की अगर बात की जाए तो शिप बिल्डिंग फाइनेंस जो पॉलिसी है इसको हम लागू किया जाएगा ताकि हम जिसमें जो चुनौतियां हैं उसका हम सामना कर सकें। और भारत में जो पोत को तोड़ने की व्यवस्था होती है उसको हम चाहेंगे बेहतर हो। जो बड़े पोत यहाँ आते हैं, बड़े जहाज आते हैं, उनको
एक लिस्ट के जरिए जोड़ा जाएगा। और इसके अलावा जहाज के निर्माण के क्लस्टर बनाए जाएंगे, यानी कुछ खास इलाकों में इनकी स्थापना की जाएगी ताकि जो है जो जहाज होते हैं, पोत होते हैं, इनकी क्षमता बढ़ाई जा सकेगी। इसमें कौशल विकास इस क्षेत्र में हो सके ताकि पूरा माहौल अच्छा बन सके, हम सुनिश्चित करेंगे। हम मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड यानी समुद्री विकास फंड की स्थापना करेंगे ताकि जो समुद्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसको हम आगे बढ़ा सकें। इसमें 25,000 करोड़ रुपए के लिए का आवंटन करके एक कॉर्पस बनाया जाएगा, यानी रकम इकट्ठा की जाएगी। इसमें हम चाहेंगे कि जो प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा मिले। इसमें सरकार की ओर से 49% अनुदान देगी और बाकी का जो 51% है वो जो अलग अलग प्राइवेट सेक्टर है उनसे आएगा। उड़ान स्कीम की अगर हम बात करें तो 1.5 करोड़ जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो तेजी से अब यात्रा कर पा रहे हैं। इस स्कीम के तहत 88 एयरपोर्ट को जोड़ा गया है और 619 रूट पर ये काम कर रहा है। और इस सफलता से प्रेरित होकर के हम इस उड़ान स्कीम को हम इसमें थोड़े बदलाव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को हम आगे जोड़ सकें और 120 और नए डेस्टिनेशन जोड़े जा सकें। इसमें 4 करोड़ हम अगले 10 साल में 4 करोड़ और यात्री हम उड़ान सेवाओं से जोड़ना चाहते हैं। ये स्कीम जो है वो हेलीपैड की सेवाओं को मदद करेगी और जो पहाड़ी इलाके हैं और जो उत्तर पूर्व के इलाके हैं जो कि अब तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी इससे जोड़ा जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापित बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी ताकि यहाँ इस राज्य की जो भविष्य की आकांक्षाएं हैं, जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जा सके। और ये जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होंगे, इसके अलावा अभी जो पटना एयरपोर्ट है उसमें क्षमताओं का विस्तार किया जाएगा और बिहटा में जो ग्राउंडफील्ड एयरपोर्ट है उसकी भी क्षमताओं का विस्तार किया जाएगा और वेस्टर्न कोसी कैनाल मिथिलांचल में स्थापित किया जाएगा। कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। इससे बड़ी संख्या में किसानों को फायदा होगा और 50,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को यहाँ पर उपजाऊ बनाने में मदद मिलेगी। मिथिलांचल जो बिहार का हिस्सा है उसको इससे बहुत फायदा मिलेगा। अगर खनन के क्षेत्र की बात की जाए तो वहां जो सुधार होने हैं, जो खनिज होते हैं, उसके लिए हम बढ़ावा देंगे। हम चाहेंगे कि जो सबसे अच्छे तरीके हैं उनको लागू किया जा सके ताकि जो खनन के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। और इसके अलावा जो अहम खनिज होते हैं उसके लिए भी एक नियम लागू किया जाएगा। एक स्वामी योजना के तहत 50,000 यूनिट हैं, उनको पूरा किया गया है और ये 50,000 घर जो है वो चाबियां स्वामियों को दे दी गई है। 2025-26 में और हजारों घरों को इसमें जोड़ा जाएगा और जो मध्यम वर्ग है उनको फायदा मिलेगा। वो अभी जो अपने मकान हैं उन पर उनको किराया मिल सकता है। स्वामी फंड 2 के तहत बहुत फायदा मिला है और हम इसमें चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ाएं जिसमें सरकार, बैंक और प्राइवेट निवेश इसमें बढ़ाया जाएगा। निजी निवेश के जरिए इसमें 15,000 करोड़ के जरिए जल्द से जल्द 1 लाख यूनिट को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। पीएम गति शक्ति की बात की जाए डेटा की तो ये हम चाहते हैं कि पीपीपी के जरिए इसमें आगे बढ़े और प्रोजेक्ट प्लानिंग बेहतर हो और डेटा बेहतर तरीके से संवर्धित किया जा सके। पीएम गति शक्ति पोर्टल के जरिए यह सुनिश्चित हो पाएगा। टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ। पर्यटन की अगर बात की जाए तो पर्यटन में यहाँ रोजगार के बहुत सारे विकल्प होते हैं और जो 50 ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं उनको हम विकसित करेंगे और काफी चुनौती के तौर पर हम आगे ले रहे हैं और हम चाहते हैं इसके लिए राज्यों की ओर से जो जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और यहाँ पर होटल और तमाम जो जरूरी ढांचा है बुनियादी वो बनाया जाएगा। और इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे।
और रोजगार से जुड़ा हुआ विकास हो सके, इसके लिए हम जो है कौशल विकास पर काम करेंगे, और इसमें जो हॉस्पिटैलिटी होती है उसको हम जोड़ेंगे। होम स्टे जो व्यवस्था है उसके लिए मुद्रा लोन उपलब्ध कराएंगे, और हम चाहेंगे कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो पर्यटन केंद्र है वहां पर हम कनेक्टिविटी बेहतर कराएंगे। हम राज्यों को इसके लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी देंगे, और इसमें जो पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ाने और इसको लेकर के प्रचार करने की जो व्यवस्था है वो हम बेहतर करेंगे। हम चाहेंगे कि ई वीजा फैसिलिटी भी काफी अब सही तरीके से लागू किया जाए ताकि इससे पर्यटकों की आमद बढ़ सके। हम चाहते हैं कि जो धार्मिक जो महत्ता के क्षेत्र हैं उसमें हमने जुलाई के बजट में काफी ऐलान किया था, और हम महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए जो जगहें हैं उनको हम आगे और विकसित करेंगे। मेडिकल टूरिज्म भी भारत में काफी आगे बढ़ रहा है, और भारत में इलाज की जो सुविधाएं हैं वो बेहतरी की जा रही है, और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी है, और इसमें हम चाहते हैं कि क्षमता को बढ़ाया जाए और वीजा के जो नियम है उसको आसान किया जाए। हम नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र जो है वो इसमें बड़ी संख्या में हिस्सा ले, और हमने जुलाई में जो ऐलान किया था इसके लिए हम 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित कर रहे हैं। A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups. हम नए जनरेशन के स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए भी एक पहल कर रहे हैं। बजट की इसमें ऐलान कर रहे हैं अगले 5 साल में पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम के तहत हम 10,000 फेलोशिप उपलब्ध कराएंगे, और तकनीक से जुड़े हुए जो रिसर्च होती है जो कि आईआईटी और आईआईएससी में हो सकेगा, आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा दूसरे जीन बैंक जिसमें कि 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन की स्थापना की जा रही है ताकि भविष्य में जो खाद्य सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके, और इसमें हम इसमें चाहते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट की इसमें भागीदारी हो। हम राष्ट्रीय जियो स्पेशियल मिशन की भी स्थापना करेंगे, और इसको लेकर एक जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे। इसके लिए डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। पीएम गति शक्ति का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और इस मिशन के जरिए हम जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको आधुनिक बनाया जाएगा, शहरी विकास को जोड़ा जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनको भी इससे जोड़ा जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन की अगर बात करें तो सर्वे और कागजों को बेहतर करने को लेकर के जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा, हमारे संग्रहालय को इसमें जोड़ा जाएगा, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय को जोड़ा जाएगा, और इसमें 1 करोड़ जो इसमें पांडुलिपियां हैं यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसको जोड़ा जाएगा। हम एक राष्ट्रीय डिपॉजिटरी सिस्टम बनाएंगे, यानी एक पूरी व्यवस्था होगी जिसमें पांडुलिपियों को रखा जाएगा। अब हम निर्यात की बात करते हैं जो कि चौथा इंजन है। हम निर्यात को बढ़ाने के लिए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की स्थापना करेंगे, और अलग अलग क्षेत्र जो है उसको हम यहाँ वर्गीकृत करेंगे। हम एमएसएमई यानी जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम इंडस्ट्री है उसको हम जोड़ेंगे, उनको निर्यात से जुड़ा कर्ज देंगे। हम एमएसएमई को सहायता देंगे ताकि उनको जो है जो विदेशी मार्केट है वहां पर उनको शुल्क का सामना न करना पड़े। हम एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ट्रेड नेट हम स्थापित करेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए सहायता हो सके। ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर एक जगह सबको यहाँ पर समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। ये अभी जो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है ये उसकी अलग से होगा, उसकी सहायता करेगा। Support will be provided to और इसके लिए जो सहायता होगी, जो हमारी क्षेत्रीय मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण की जो क्षमताएं हैं उनको हम बढ़ाना चाहेंगे ताकि वैश्विक जो सप्लाई चेन है उसके साथ हम जुड़ सके। और हमारा जो इसके पीछे मकसद है वो ये होगा कि हम इसमें जो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके सहायता से कुछ खास उत्पादों की हम पहचान करेंगे और सप्लाई चेन में उसमें हम अपनी उपलब्धता बढ़ाएंगे। और इसमें जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको हम इसमें जोड़ेंगे, और ऐसे क्षेत्र जहां पर उच्च कौशल की जरूरत पड़ती है हम उसमें सहायता करेंगे। हमारी सरकार जो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को हम मदद करेंगे ताकि हमारे जो युवाओं को काफी फायदा हो सके।
A national framework एक राष्ट्रीय ढांचा बनाया जाएगा, फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसकी स्थापना की जाएगी, जिसमें राज्यों को मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि जो क्षमता बढ़ाने की जो टियर 2 शहर हैं यानी कि जो छोटे शहर हैं वहां पर ये क्षमताएं विकसित की जा सकेंगी ताकि वहां जो टैलेंट है और जहां जो बुनियादी ढांचा है वो बेहतर हो सके, वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो सके और ताकि वे औद्योगिक ढांचे से जुड़ सके, इंडस्ट्री के साथ वे जुड़ सके। हमारी सरकार की ओर से जो बुनियादी ढांचा है और जो भंडारण की क्षमता है वो बढ़ाई जाएगी। तो जो फूल से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उसको भी हम इससे जोड़ेंगे, उनका भंडारण बेहतर तरीके से हो सके और इसको हम सुगम बनाएंगे ताकि जो लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आसानी हो। हम चाहते हैं कि सुधार के जरिए हम इन सबको लागू करें। पिछले कुछ सालों में हमने कई सुधार लागू किए हैं जिसका मकसद ये है कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनको सुविधा हो सके। इसमें फेसलेस असेसमेंट यानी आकलन होता है, जल्दी तरीके से रिटर्न उनको इनकम टैक्स रिटर्न मिलता है और सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का जो लोग करते हैं उनको 99% लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर पाते हैं, उनको रिटर्न मिल जाता है समय पर। और ऐसे जो हमारे कदम हैं इसको और आगे बढ़ाते रहेंगे और हमारे टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से हम चाहते हैं कि पहले भरोसा किया जाए, बाद में उनका आकलन किया जाए। हम यहाँ नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते हम लाएंगे और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष टैक्स को लेकर के हम जो है और जो प्रत्यक्ष कर है वो दूसरे पार्ट बी में हम बताएंगे। अगर वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की बात की जाए तो FDI यानी विदेशी निवेश की जो लिमिट है, इंश्योरेंस लिमिट, वो 74% से बढ़ा करके अब 100% की जा रही है और ये बढ़ी हुई जो सीमा है ये उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो कि अपना पूरा प्रीमियम भारत में ही निवेश करते हैं। अभी जो विदेशी निवेश है और उसको हम सरलीकृत करना चाहते हैं। The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। नैपफिल की ओर से एक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए एक नई पॉलिसी लाई जाएगी, नया ढांचा तैयार किया जाएगा। जो सार्वजनिक बैंक हैं वो ग्रामीण कोर फ्रेमवर्क स्थापित करेंगे ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो सदस्य हैं, स्व सहायता समूह के लोग हैं, उनको मदद मिल सके और जो पेंशन से जुड़े हुए उत्पाद हैं उनके लिए भी एक फोरम की स्थापना की जाएगी। हमने पहले KYC की जो व्यवस्था थी उसको सिंप्लीफाई यानी सरलीकृत करने की जो व्यवस्था की थी, एक नई रजिस्ट्री व्यवस्था की जाएगी और 2025 में ये लागू कर दिया जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि पीरियोडिक अपडेट यानी समय समय पर अपडेट करने के लिए ये व्यवस्था लागू की जाए। हम चाहते हैं कि तेजी से मंजूरी मिल सके कंपनियों के मर्जर को, इसको भी तार्किक बनाया जाएगा और हम चाहते हैं कि तेजी से मर्जर की प्रक्रिया हो सके और इसके लिए प्रक्रिया जो है वो सरल बनाई जाएगी। हमने अंतरिम बजट में जो प्रपोज किया था, हमने द्विपक्षीय निवेश के जो नियम थे, जो हमने ट्रीटी थी वो लागू की है ताकि हम चाहते हैं कि विदेशी निवेश टिकाऊ तरीके से और लगातार तरीके से आते रहे, वो भारत में पहले निवेश करें, विकास करें और BIT को बेहतर किया जाएगा और निवेशकों के लिए वो बेहतर हो, फ्रेंडली हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में हमने सुनिश्चित किया है कि वित्तीय हो या गैर वित्तीय क्षेत्र हो, हमने हमारी सरकार की ओर से ये बिल्कुल ये सुनिश्चित किया गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार सुगम बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ें और हम चाहते हैं कि तकनीक से जुड़े हुए जो इनोवेशन या नवाचार है वो लागू हो सके और वैश्विक स्तर पर इसको लागू किया जा सके और हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो हम चाहते हैं कि इसमें रोजगार बढ़े और इस फ्रेमवर्क यानी ढांचे के तहत हम पुराने नियमों को यहाँ पर बेहतर तरीके से लागू करेंगे। हम चाहते हैं कि यह आधुनिक बने, टिकाऊ बने और एक दूसरे पर बेहतर तरीके से भरोसा कर सकें, ऐसे नियामक हम बनाएंगे और हम इसको लेकर के हम प्रस्ताव देना चाहते हैं। पहला, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी जो कि नियामक से जुड़े हुए सुधारों को लागू करेगी और इसमें जितने भी गैर वित्तीय क्षेत्र हैं वहां के नियामकों को इसमें जोड़ा जाएगा। सर्टिफिकेशन, लाइसेंस और जो मंजूरी है वो मिलेगी। इस कमेटी की ओर से
1 साल के अंदर अपनी जो है यहाँ पर उनको अपनी सजेशंस देने होंगे। इसके अलावा हम चाहेंगे कि इसमें परिवर्तनकारी कदम उठाए जाएं ताकि कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, ताकि अनुपालन भी बेहतर तरीके हो सके यानी कंप्लायंस हो सके। हम राज्यों को भी चाहेंगे कि वे केंद्र की इस पहल में जुड़ें। हम चाहते हैं कि निवेश बेहतर तरीके से लागू हो सके। इसके लिए 2025 में हम एक स्कीम लागू करेंगे ताकि इसमें हम सहयोग भी बढ़ सके, सहयोगात्मक संघवाद लागू हो सके। हम एक ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे, ऐसा स्थापना करेंगे जिससे कि अभी जो वित्तीय नियामक हैं और जो इसके सब्सिडियरी नियम हैं वो सही तरीके से लागू हो सके। इसके जरिए जो विकास हो सकेगा और जो वित्तीय क्षेत्र है, सेक्टर है, वो बेहतर हो पाएगा। जन विश्वास कानून 2023 में 180 से ज्यादा जो कानूनी प्रावधान थे उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया यानी अपराध के दायरे से बाहर किया गया। और अब हम जन विश्वास बिल 2.0 ला रहे हैं ताकि 100 से ज्यादा जो कानून है उनको हम अपराध के दायरे से बाहर कर रहे हैं। इसके अलावा हम आगे अब वित्तीय नीति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हम वित्तीय जो मजबूती है उसकी ओर आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारे प्रयास जो है वो राजकोषीय घाटे को कम करना चाहते हैं ताकि राज्य केंद्रीय सरकार की जो घाटा है वो बिल्कुल कम होता चला जाए, जीडीपी का कम होता चला जाए। अगले 6 साल के लिए रोड मैप हमने एफआरबीएम स्टेटमेंट में विस्तार से जानकारी दी है। हमने जो रिवाइज एस्टिमेट 2024-25 के लिए है वो हम आपको बता दें। जो कुल प्राप्तियां हैं जो कर से अलग है 31.74 लाख करोड़ रुपए है। इसमें जो टैक्स से प्राप्ति हुई है वो 25.57 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा रिवाइज एस्टिमेट की अगर बात की जाए कुल खर्च की तो वो 47.16 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय है वो 10.18 लाख करोड़ रुपए रहा है। और जो अनुमान है फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का वो 4.8 है जीडीपी का। बजट के एस्टिमेट की बात की जाए 2025-26 के लिए 2025-26 की अगर बात की जाए तो कुल प्राप्ति जो कि कर से अलग है और उसका अनुमान लगाया जा रहा है 34.96 लाख करोड़ रुपए ये रह सकता है और 50.65 लाख रुपए करोड़ रह सकता है। इसके अलावा कुल टैक्स रिसीट की अगर बात की जाए तो 28.7 लाख करोड़ रुपए रहा है। वही राजकोषीय घाटे की अगर बात की जाए तो 4.4% रहने की जीडीपी के इसकी उम्मीद है। और जो राजकोषीय घाटा है इसकी भरपाई करने के लिए कुल जो मार्केट से उधारी होगी वो 11.54 लाख करोड़ रुपए होगा और बाकी की जो कमी है उसको दूसरे सोर्सेस से पूरा किया जाएगा। मार्केट से 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लिया जाएगा। अब हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस। और हमारी ओर से इसमें जो प्रस्ताव दिए जा रहे हैं कस्टम को हम जो शुल्क है उसको कम करना चाहते हैं, ड्यूटी को कम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे घरेलू जो उत्पादक हैं उनको फायदा हो, निर्यात हमारा बेहतर हो, हमारा कारोबार बढ़े और इससे आम लोगों को फायदा हो। हम चाहते हैं कि कस्टम के जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको हम तार्किक बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जुलाई 2024 के बजट में जो हमने जो ऐलान किया था हम 7 टैरिफ रेट को हटाना चाहते हैं। 2023-24 में जो हमने किया था उसके अलावा ये भी कदम हम उठा रहे हैं। इसके बाद सिर्फ 8 टैरिफ रेट बचे होंगे, इसमें 0 रेट भी शामिल है। इसके अलावा दूसरी बात की जाए हम चाहते हैं कि जरूरी सेस वो लागू किया जाए ताकि ड्यूटी की व्यवस्था है जो वो कुछ जो उत्पाद है उन पर लागू रहेगी। और तीसरे की अगर हम बात करें एक सेस या सरचार्ज के अलावा कुछ और लागू ना किया जाए। हम चाहते हैं कि सोशल वेलफेयर जो सरचार्ज है वो हम हटाने की हम छूट देने का ऐलान करते हैं। अब हम सेक्टर से जुड़े हुए प्रस्ताव देते हैं। पेशेंट्स को हम देना चाहते हैं राहत
और जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं और जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और 36 जीवन बचाने वाली जो दवाएं हैं उनको हम ऐसी लिस्ट में शामिल कर रहे हैं जिन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी बिल्कुल नहीं लगेगी, उनको इस छूट के दायरे में लाया जा रहा है। इसके अलावा हम और भी प्रस्ताव देना चाहते हैं कि 6 जीवन रक्षक जो दवाएं हैं उनको ऐसी लिस्ट में हम शामिल कर रहे हैं जिनमें अतिरिक्त 5% की छूट मिलेगी कस्टम से। Will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines और जो खास दवाएं होती हैं पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत जो दवाएं हैं, जो दवा कंपनियां हैं उनको भी BCD से पूरी तरह से छूट मिलेगी। और अगर ये दवाएं पेशेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं तो उन दवा कंपनियों को छूट मिलेगी। इसमें 13 और नए पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स लागू किए जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स जो अहम खनिज होते हैं, जुलाई 2024 में हमने ऐलान किया था कि BCD को पूरी तरह से जो भारत में अब उपलब्ध नहीं है ऐसे 25 खनिजों को हमने इससे पूरी तरह से छूट के दायरे में लाया था। हम चाहते हैं कि इसको लागू किया जाए ताकि हमारे MSME क्षेत्र को काफी इससे मदद मिले, उनको सहायता मिले। कोबाल्ट पाउडर को पूरी तरह से छूट के दायरे में लाया जा रहा है। लिथियम आयरन बैटरी का जो लेड होता है, जिंक होता है और 12 अहम खनिज हैं, वो अब पूरी तरह से छूट के साथ उपलब्ध होंगे और इससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम चाहते हैं कि तकनीकी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं वो बेहतर हो सके। जियो टेक्सटाइल, एग्रीको टेक्सटाइल ये प्रतिस्पर्धी कीमत पर मिल सके, इसके लिए हम चाहते हैं कि हथकरघा उद्योग को भी मदद मिले और हम इसके लिए मशीनरी जो है इसमें हम मदद देंगे। इसमें to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की अगर बात की जाए तो हम मेक इन इंडिया की पॉलिसी के हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं और जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि उनको फ्लैट पैनल डिस्प्ले में 10% से बढ़ाकर इसको 20% किया जा रहा है और ओपन सेल में इसको घटा रहे हैं, 5% कर रहे हैं। 2024-25 के बजट में हमने ओपन सेल्स के लिए जो टैक्स था उसको कम किया था। लिथियम आयरन बैटरी की अगर बात की जाए तो ये 35 अतिरिक्त जो उत्पाद हैं वो ईवी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में इसमें शामिल किए जाएंगे जिनको छूट मिलेगी ताकि मोबाइल फोन की बैटरी के मैन्युफैक्चरर जो हैं उनको भी फायदा मिलेगा। इससे हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं उनको फायदा मिलेगा। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आसानी से सुगमता से बैटरियां उपलब्ध हो पाएगी। शिपिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो शिप बिल्डिंग में बहुत दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत होती है और इसमें कच्चे माल को लेकर के हम सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं ताकि शिप्स के निर्माण को लेकर अगले 10 साल तक उनको फायदा मिलता रहे, इस इंडस्ट्री को फायदा मिले। इसके अलावा हम और प्रस्ताव देना चाहते हैं कि जो जहाज को तोड़ने की क्षमता होती है, हम चाहते हैं कि इसमें जो डिस्प्यूट होते हैं उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम किया जाए। अगर निर्यात को बढ़ावा देने की बात की जाए तो हम चाहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट का निर्यात बेहतर तरीके से बढ़े। हम चाहते हैं कि 6 महीने से लेकर के 1 साल की जो सीमा थी उसको अगले 3 महीने के लिए बढ़ा देते हैं अगर जरूरत पड़े तो। इसके अलावा हम और प्रस्ताव देना चाहते हैं
तो ड्यूटी फ्री के लिए जो इसमें जो उत्पाद होते हैं इसमें आते हैं, चमड़ा उद्योग के लिए आने वाले जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको हटा लिया जाएगा ताकि घरेलू जो उत्पाद है वो बेहतर हो सके। और जो क्रस्ट लेदर है उसमें जो 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको हम कम करना चाहते हैं ताकि इससे निर्यात बढ़े। मरीन प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो भारत की सी फूड मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ सके, प्रतिस्पर्धी हो सके, इसके लिए for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD हम चाहते हैं कि 15% to 5%, 15% से घटाकर 5% कर दिया जाए। फिश हाइड्रोलाइसेट होता है उसको 15 से 5% किया जा रहा है ताकि जो मछली उत्पादक हैं उनको फायदा हो सके। जुलाई 2024 के बजट में हम चाहते थे कि हवाई जहाजों के निर्माण को आगे बढ़ाया जाए और इसमें विदेश से आने वाले जो उत्पाद हैं उसमें हमने सीमा बढ़ाई थी 6 महीने से बढ़ा करके उसको 1 साल किया था और उसको 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। हम यही व्यवस्था रेलवे के लिए भी हम लागू कर रहे हैं। टाइम लिमिट फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। Presently, the Customs Act 1962 does अभी कस्टम एक्ट 1962 के तहत कोई भी समय सीमा नहीं दी जाती है जिसके तहत जो प्रोफेशनल असेसमेंट हो सके और ऐसे में अनिश्चितता होती है कारोबार के लिहाज से और हम चाहते हैं कि इस कारोबार सुगम हो सके और इसके लिए हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं और इसको हम बढ़ा करके 2 साल कर रहे हैं जिसको आगे और 1 साल बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा हम एक और नियम लागू करना चाहते हैं जिसमें हमारे जो निर्यातक और आयातक हैं वो क्लियरेंस के बाद भी जो वो ड्यूटी एक्स्ट्रा दे सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के अगर वो पहले छूट गए हों, पहले देना भूल गए हों। हालांकि ये उन केसेस पर लागू नहीं होगा जहां पर पहले ही डिपार्टमेंट की ओर से ऑडिट या फिर इस पूरे मामले में जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।